जी। तो अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, मैंने आपको बताया भी था कि आपके पास डेटा है तो आपको उसको मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जा सके। एक तो आपने देख लिया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास अगर है तो उससे आप आइडिया लगा लेते हैं, लेकिन आपने अगर उस डेटा को फर्दर एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर आपके पास ये डिफरेंट टूल्स हैं, जिसमें सबसे पहले आ रहा है मीन। अच्छा, ये मोस्ट कॉमन वे है एवरेज को शो करने का। और आपको पता है कि मीन जो है वो किस तरह से निकलता है। क्या होता है कि जितनी वैल्यूज आपको दी हुई हैं उनको अगर जमा कर लें और डिवाइड कर दें नंबर ऑफ वैल्यूज से, तो हमारे पास मीन आ जाता है, जिसको एवरेज भी बोला जाता है। अच्छा, ये यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि अगर आप फॉर्मूला इसका देख लो। जी बिल्कुल। ये सम एक्स का मतलब क्या है? सम एक्स ओवर एन का मतलब है कि आपके पास जितनी वैल्यूज दी हुई हैं आप उनको जमा कर लें और डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा आपको कि आपकी एवरेज क्या आ रही है। ये क्या हो सकता है? प्रॉफिट, सेल्स, आप देखना चाह रहे हैं कॉस्ट, तो उससे आपको पता चलेगा कि भाई हमारी एवरेज क्या बन रही है, और एवरेज पे ही आप डिसीजन लेते हैं फिर। अच्छा, ये एडवांटेज डिसएडवांटेज ये एक चीज है जो पेपर में आ जाती है। कैलकुलेट करना तो वैसे वो नहीं पूछते कि अरिथमेटिक मीन का फायदा क्या है। एक तो ये कि इंक्लूड्स ऑल द डेटा इन द कैलकुलेशन, सारी वैल्यूज को जमा करके निकाल रहे हैं। इसका मतलब जो आंसर आ रहा है ये डेटा को सही रिप्रेजेंट कर रहा है, सारी वैल्यूज से निकल के आ रहा है। तो इसलिए आप इसको अगर फर्दर इस्तेमाल करते हैं किसी भी और डेटा प्रोसेसिंग में या डिसीजन मेकिंग में, तो ये मिसलीड नहीं करेगा आपको, कंपेयर टू जो अभी बाकी एवरेजेस की बात करता हूँ जहां मिसलीड करेगा। दूसरा क्या है? वाइडली यूज एंड इजीली अंडरस्टूड। अरे तो बहुत मोस्ट कॉमन है, निकालना में कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से समझ आती है एवरेज का क्या मतलब है। फिर कैन बी यूज टू एनालाइज डेटा फर्दर। अच्छा, अब आपका अगर फर्ज किया कुछ महीनों में प्रॉफिट बढ़ भी रहा है, कुछ महीनों में कम भी हो रहा है, समझ नहीं आ रही कि प्रॉफिट हमें नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है, तो आपने जब एवरेज निकाल ली तो आप एवरेज प्रॉफिट को कंपेयर कर सकते हैं पिछले साल के एवरेज प्रॉफिट से। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई प्रॉफिट बढ़ा है कि कम हुआ है। बजाय कि आप ये देखते रहेंगे कभी कम भी हुआ है और कभी ज्यादा भी हुआ है, तो वो नहीं। अच्छा, अब इसी तरह से आपने अगर ये देख कोई डेटा इकट्ठा कर रहे हैं कि जी लोग, कितने लोग जो है वो रेस्टोरेंट जाना पसंद करते हैं ओवरऑल एक वीक में। वो लोग कई हैं जो एक सर्टेन डे में ज्यादा भी जाते हैं, कई जगह कम भी जाते हैं। तो ये थोड़ा आपको इंटरप्रेट करना मुश्किल होगा। आपने एवरेज निकालनी कि वीक के अंदर कितने लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी वीकली सेल्स कितनी होगी, और उसके बेसिस पे आप ये निकालना चाह रहे हैं कि वीकली प्रॉफिट कितना है। तो एवरेज निकालने से आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी ये डिटरमिन करना। और आप जब सेल्स और प्रॉफिट को डिटरमिन कर रहे हैं तो फिर आप ये भी अंदाजा लगा लेंगे कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, या जो कि हमारी जल्दी से रिकवर भी हो जाए, क्योंकि ब्रेक इवन तो हर बिजनेस चाहता है करना। और उसके बाद फिर फर्दर एक्सपैंड अगर आप करना चाहते हैं तो बाद में स्टार्ट तो हमेशा छोटे लेवल पे ही करना चाहिए। अच्छा, तो ये तो वो हो गया ना, इसलिए मैंने आपको कहा कि अच्छा वाइडली यूज्ड एंड इजीली अंडरस्टूड। फिर कैन बी एनालाइज टू एनालाइज डेटा फर्दर। इसको आप मजीद आगे इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं। कैसे कि आपने एवरेज निकाल ली है अपने सेल्स की, तो उसी एवरेज सेल्स से आप एवरेज प्रॉफिट भी निकाल लें, मैंने अभी बात की है। यानी कि उसी डेटा को यूज करके आपने कहा कि सारा डेटा इस्तेमाल हुआ है तो हम प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितना आएगा वीक का या मंथ का। तो एक ये फायदा हो रहा है। फिर डिसएडवांटेज क्या है जी? अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो इस तरह से कि फर्ज किया आपके पास डेटा इकट्ठा हुआ है, ये मैं बात कर रहा हूँ आपके जो यूनिट सेल हो रहे हैं, ऐसे ले लें आप कि आपका एक रेस्टोरेंट है, उसके लिए मार्केट रिसर्च आपने की है। तो वो है जी 5, 10, 15, 25, और फिर आता है आपका 10,000। अब यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू आ गई, 10,000, बहुत ज्यादा गैप है। तो अगर आप अब एवरेज निकालेंगे तो अब देखो एवरेज, एवरेज हो है गलत। एवरेज होती क्या है या मीन वैल्यू क्या होती है? जो सारे डेटा की वैल्यूज के करीब है उसको कहते हैं एवरेज। अच्छी एवरेज वही होती है, और उसके बेसिस जब डिसीजन लेंगे तो वो सही होगा। अब मैं इसकी एवरेज निकालता हूँ, जरा देखो कि ये 10 कितना है ये? 15 और 15 30 और 55, तो ये बन बन जाएगा कोई 10,055। और इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 1 2 3 4 5 5 से, तो ये क्या आएगा? 5 2 0, ये आ गया 2011 एवरेज आ गई।
अरिथमेटिक मीन। तो 2011 किस वैल्यू के करीब है? एक भी वैल्यू के करीब नहीं। तो अरिथमेटिक मानी तो अरिथमेटिक जो एवरेज होती है, अरिथमेटिक मीन, वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज के करीब होता है डेटा सेट के अंदर। तो यहाँ नहीं है, तो ये अगर एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी तो ये प्रॉब्लम आएगा, एक ही प्रॉब्लम उसमें आएगा। तो फिर इसको ओवरकम कैसे करें? इसको ओवरकम नहीं किया जा सकता। उसका एक ही तरीका है कि अगर किसी डेटा में एक्सट्रीम वैल्यूज है तो अरिथमेटिक मीन को इस्तेमाल ही ना करें, मेथड चेंज करें। अब वो क्या है, वो आगे अभी हम देखते हैं अभी। अच्छा, कॉमनली नॉट अ होल नंबर, ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि होल नंबर नहीं आ रहा अगर, तो आपके डेसिमल में भी तो आया था ना आंसर, तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये भी इशू आ रहा है कि वो आधा बंदा कस्टमर, आधा कस्टमर तो नहीं होता। हाँ, वो राउंड ऑफ, वही कह रहा हूँ, राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो उस दिन हो सकता है ज्यादा आए या ना आए, तो इसमें एक्यूरेट तो नहीं आएगी। उस दिन सेल या तो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी या थोड़ी सी कम हो जाएगी। अच्छा, तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है। राउंड ऑफ तो आप फिर अपना आंसर एक्यूरेट निकालने के लिए करती है ना, जबकि तरीका तो ये नहीं है। जितनी डेसिमल के बाद वैल्यू हैं, आप उन सबको लेंगे फिर एक्यूरेट होगा। अच्छा, मोड की अगर बात करते हैं, अब दूसरी एवरेज आ गई, मोड। और मोड ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आपको डेटा सेट में वैल्यू दी हुई है, तो वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा रिपीट होती है, हम उसको कहते हैं मोड है, द वैल्यू विच रिपीट्स हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ कि 1 है, 2 है, फिर 2 है, फिर उसके बाद 3 लिख देता हूँ, और उसके बाद फिर 4, 5 लिख देता हूँ, तो हमारा जो मोड होगा वो सीधा सीधा निकल आएगा कि वो ही 3 है, सबसे ज्यादा वो रिपीट हो रहा है। तो एवरेज हमारी आ गई। और ये अब आप गौर करो, रिपीट भी हो रहा है सबसे ज्यादा, और डेटा में करीब भी आई सबके वैल्यूज के, यहाँ पर थी। अच्छा, कैन इजीली बी ऑब्जर्व, एक तो कैलकुलेशन करनी कोई नहीं, तो आपको कोई ऐसी टीम नहीं चाहिए कोई कैलकुलेशन के लिए। एस्थमेटिक मीन में तो फिर करनी पड़ेगी, कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। रिजल्ट इज अ होल नंबर, एक और बात, ये सुपीरियर है एस्थमेटिक मीन से इस बात में, उसमें डेसिमल में निकल सकता है, इसमें नहीं निकलेगा। अगर डेटा सारा होल नंबर का है, तो फिर आपका भी नंबर होल ही निकलेगा, जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है। फिर ग्रुप डेटा कैलकुलेशन, हाँ ये क्या है, ये भी आपको पता है कि अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा क्या होता है। अनग्रुप डेटा में तो वैल्यूज होती हैं, ग्रुप डेटा में क्या होता है कि आपको अगर वैल्यूज दी भी हुई है ना, तो साथ में फ्रीक्वेंसी दी होगी, है ना, फ्रीक्वेंसी के कितने टाइम्स ये रिपीट हो रही है। बहरहाल हमने कैलकुलेशन तो करनी नहीं है यहाँ पर, लेकिन उसमें फिर फॉर्मूला जो मोड का है ना, वो काफी मुश्किल हो जाता है। वो पता किस तरह का होता है, ये एल प्लस, ये एफ एम माइनस F1। ये मैंने वैसे ना स्लाइड्स में भी दिखाया, वहां पे भी दिखा सकता हूँ, अभी चले नहीं बताता। अ, तो इसका फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है कैलकुलेट करना यहाँ पे इस केस में, ग्रुप में, अनग्रुप में नहीं। फिर डज नॉट कंसिडर ऑल द डेटा, ये एक प्रॉब्लम कि ये सारे डेटा को कंसिडर नहीं कर रहा, तो एक्सट्रीम वैल्यू से तो बच गया, ठीक है, लेकिन इसको आगे आप फर्दर किसी और डेटा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कई वैल्यू तो कंसिडर ही नहीं की गई। आगे जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही आंसर इनएक्यूरेट होता जाएगा, और जो डिसीजन लेंगे वो भी इनफेक्टिव होगा, बिजनेस को फायदा नहीं देने वाला। अच्छा, फिर मोर देन मॉडल रिजल्ट, अच्छा ये मॉडल क्लास बनाते हैं, इसको ना भी इस्तेमाल करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि पहले ये एक्चुअली सिलेबस में था। तो अब ये है कि ज्यादा से ज्यादा थ्योरी का पूछ लेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो वरना इसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एक मॉडल क्लास क्या होती है। पढ़ा हुआ आपने? नहीं पढ़ा हो, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं आपको कुछ दिखा भी दूं, जानना जरूरी नहीं है इसलिए नहीं बता रहा। बिजनेस पीछे है, ये देखिए हमारे पास ये चैप्टर हम देख रहे थे। तो इसमें जल्दी से मैं आगे जाता हूँ। एंड को स्लाइड करो। आ जाएगी जल्दी, वहां मैं दिखा नहीं रहा। ये मोड है, अच्छा यहाँ पर भी
तो बार ये जो लास्ट वाला है इसको हम इसको छोड़ सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। ये, अच्छा ये मैं आपको दिखाना चाहता अब आप ये देखें तो फॉर्मूला जो ग्रुप डेटा का मीन का भी दिया हुआ है, ये सम क्या है, समेशन एफ एक्स, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। बहरहाल नहीं पूछेंगे आपसे। जो अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला है, तो रुक गया, वो शायद वहां से भी हिल गया, एक मिनट। बहरहाल बताने का मतलब यही था कि इनका जो मोड है उसका जो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, दिखाना मैं यही चाह रहा था। बहरहाल वो अब नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, खैर है अभी। अच्छा फिर हमने मोड को देख लिया, अब आगे देखते हैं, तो आगे हमारे पास मीडियन आ जाता है। तो मीडियन में, मीडियन क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू, ये भी आपने पढ़ा हुआ ओ लेवल, मैथ्स बल्कि तो हर एक ने पढ़ा हुआ, साइंस का स्टूडेंट हो या बिजनेस का हो। तो सेंट्रल वैल्यू आप लेते हैं। अच्छा लेकिन सेंट्रल वैल्यू तब निकलती है डेटा में अगर डेटा इवन है, ऑड है, फिर तो सेंटर निकला। ये 5 है तो 5 का सेंटर आता है, 3 है तो उसका भी सेंटर आता है। लेकिन अगर डेटा में वैल्यूज इवन है तो फिर सेंटर नहीं निकलता। लेकिन मोड तो फिर भी निकालना है, तो फिर क्या करते हैं, सेंटर में दो निकाल के सेंटर की दो वैल्यूज लेकर उसको दो पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये एक एस्टिमेट ही होता है, तो ये एक ड्रॉबैक भी है मीडियन का, कि ऑड वैल्यूज में तो चलता है, अच्छा इवन वैल्यूज में आपको एस्टिमेट ही लेना पड़ता है, और कोई चारा नहीं है। तो अब इसके फायदे नुकसान अगर हम देख लें, तो लेस इन्फ्लुएंस बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, एक तो ये है, क्योंकि ये तो लेता ही सेंट्रल वैल्यू है। एक्सट्रीम वैल्यूज कहाँ होती हैं, या तो डेटा के शुरू में होंगी या एंड में होंगी, वो तो है नहीं, आप तो सेंटर वाली वैल्यू दे रहे हैं, तो एक तो ये फायदा इसमें हो रहा है। तो फिर मीन की जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मीडियन को। फिर मोर रिप्रेजेंटेटिव देन मीन, क्यों, मीन से ज्यादा ये क्यों डेटा को रिप्रेजेंट करता है, क्या बताएं। मीन में ऐसा क्या है, मीन में ये होता है कि एक डेसिबल में वैल्यूज आ सकती हैं, आ तो इसमें भी एट टाइम आ सकती हैं, लेकिन इवन ऑड वैल्यू ऑड डेटा में नहीं आती, इवन में आ जाती हैं। और दूसरा क्या, वही कि चूंकि ऊपर मैंने लिखा हुआ एक्सट्रीम वैल्यूज, तो वो भी चूंकि कंसिडर नहीं करता, तो इसलिए फिर ये ज्यादा सही से इसको रिप्रेजेंट कर पाता है। लेकिन ये भी फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्यों, क्योंकि ये भी सारी डेटा की वैल्यूज को कंसिडर नहीं कर रहा होता, सेंट्रल वैल्यू लेते हैं। तो अच्छा ये भी, इसका भी जो ग्रुप डेटा की कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लेक्स होती है, फॉर्मूला भी ऐसा होता है। फिर इन केस ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज अप्रोक्सीमेटेड मैंने बता दिया है, कैनॉट बी यूज फॉर फर्दर एनालिसिस, ये भी बता चुका हूँ, डेटा प्रोसेसिंग के लिए फर्दर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अच्छा लास्ट चीज जो रह गई, मेजर ऑफ डिस्पर्शन लिखा हुआ है, स्प्रेड ऑफ डेटा, मतलब रेंज कितनी है, डेटा की वैल्यूज कहाँ तक स्प्रेड कर रही है, तो वो भी आपने देखनी है। तो उसमें आपके पास दो मेथड नजर आ रहे हैं। रेंज क्या होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये होता है, या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जो भी है। तो आपको पता चल जाएगा डेटा का स्प्रेड क्या है, मतलब छोटी से छोटी वैल्यू और बड़ी से बड़ी वैल्यू, यही लेते हैं ना, तो पता चल जाता है। तो रेंज से फायदा ये होता है कि अगर तो रेंज ज्यादा है, तो इसका मतलब है आपको कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, आप देख सकते हैं। अगर रेंज बहुत ज्यादा है, इसमें क्या मतलब है भाई, एक्सट्रीम वैल्यूज मौजूद है ना, छोटी से लेके मैक्सिमम तक बहुत ज्यादा वैल्यूज आ रही, तो आप अपने मेथड को चेंज कर सकते हैं। और जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है वो भी यही काम करता है ऑलमोस्ट, कि रेंज ही निकालता है। उसमें आपने पढ़ा होगा क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3, Q1 Q3 वगैरह, वो भी फार्मूला होता है, लेकिन हमें वो ज्यादा जानने की उसकी जरूरत नहीं है। वैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि इंटर क्वार्टाइल रेंज में भी आप क्या जी, मीडियन डिवाइड द डेटा इंटू टू हाफ्स, क्वार्टाइल डिवाइड ईच हाफ इंटू टू अगेन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज एट द थर्ड क्वार्टाइल एंड द वैल्यू एट द फर्स्ट क्वार्टाइल। यानी कि इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है तो हम निकालते हैं Q3 - Q1। बहरहाल इसमें भी हमें कोई ऐसा जानने की जरूरत नहीं है ज्यादा डेप्थ में, लेकिन दोनों जो मेथड हैं वो रेंज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा अब जरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, इसको मैं यहाँ जरा स्टॉप कर लेते हैं।